हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस सन 2022, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस जो सन 2022 का सेकेंड फेज है, सन 2022 का जो सेकेंड फेज है, आपको पता है कि वह जून में होने वाला है, ठीक है ना। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके चैनल पे पर डे रील्स के माध्यम से स्टैटिक के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं कि कम समय में यदि आप लोग टाइम पास करने के लिए भी फ़ोन चला रहे हैं तो कुछ ज्ञान की बातें आपको मिल जाएं, कुछ आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएं। तो उसके साथ ही दोस्तों, चैनल पे आपको पता ही है कि लगभग 40 प्रैक्टिस सेट जो कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है वो कराए जा रहे हैं, जिससे कि जो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, यह आपको परखना है। तो आज भी हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। यह दोस्तों डिट्टो आपका पीवाईक्यू है जो आपके एमटीएस में आया हुआ है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा गया है कि करंट अफेयर्स को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो पुरावशेष और बहुमूल्य, ठीक है, पुरानी चीज़ें और जो कि कॉस्टली हो, बहुमूल्य हो। कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हों, जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में है। तो दोस्तों, कितने वर्ष पुरानी चीज़ों को पुरावेश और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार जो है उसे साहित्यिक सौंदर्य मूलक के तौर पे अस्तित्व में माना जाता है। ये आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है समय का। तो 150, 125 वर्ष, 50 या 75 वर्ष। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह 75 वर्ष से यदि कोई अस्तित्व में है तो उसे 1972 की धारा 2 के अनुसार उसे माना जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या हो गया? 75 हो गया। बॉम्बे एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी बोलते हैं, जो कि शेयर मार्केट में होता है ना, बॉम्बे एक्सचेंज, जैसे आपका सेबी हो गया, ठीक है ना, सेबी हो गया। उसी तरीके से बॉम्बे एक्सचेंज है जहां पे लोग कंपनियों में शेयर खरीदते हैं, पैसे लगाते हैं। तो एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि पूरे एशिया में, जो पूरा एशिया है उसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती हैं, आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, मुनाफा प्रॉफिट, और जो एक प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि पहला है, चौथा है, दूसरा है, तीसरा है? तो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से पहले कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एशिया में नहीं था, सबसे पहले बॉम्बे खुला। तुलसीदास कृत, आपको पता ही है कि रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कृत का मतलब उनके द्वारा लिखा गया है। का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ प्रकाशित किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या मद्रास? दोस्तों, आपको पता है कि ब्रिटिश काल में, ठीक है ना, कोलकाता एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह था, क्योंकि बंगाल जो है वहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार 1757, 1764 से हो गया था, तो कोलकाता विकसित हो गया था थोड़ा सा। तो वहाँ पर 1810 में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण, जो कि 1810 में लॉन्च किया गया था, वह जगह क्या था? कोलकाता था। यह थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पो उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, दीप्तकालिता या अनुवर्तन? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है ना, वाष्प के उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पौधे हवा में पानी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? ठीक है, यहां पर पूछा है कि इसके सामने जो लिखा है वह सही है, तो वह आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, नागपुर के संतरे काफ़ी फेमस हैं, तो यह चीज़ें आपस में सही हैं। नागपुर में तो संतरे की मिठाई भी बनती है, क्योंकि वहाँ पर संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। केला दोस्तों केरल में होता है। हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, इसे जम्मू कश्मीर के सेब सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी सेब काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। उसकी वजह है क्लाइमेट, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ठंडी बहुत अधिक होती है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों ठंड होती है, और ठंडे प्रदेशों में जो सेब होता है उसकी फसल अच्छी होती है। तो संतरा नागपुर, यह सही बात है। केला केरल, सेब हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अमरूद तेलंगाना, यह गलत बात है, यह गलत स्टेटमेंट है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? अमरूद तेलंगाना।
तो प्रश्न नंबर 5वें का इस तरीके का मैचिंग भी दोस्तों प्रश्न पूछ लेता है। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मणिपुर, बिहार, राजस्थान या गोवा? दोस्तों आपको पता होगा, मैंने बार बार भी इस चीज को पहले भी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। तो मांडो जो है वह गोवा का एक लोकगीत का एक रूप है, ठीक है ना, लोकगीत का एक रूप है। क्या? मांडो। दोस्तों मात्सो एक त्योहार होता है जो कि गोवा में ही मनाया जाता है। तो मांडो और मात्सो में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। खिलजी राजवंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? दोस्तों एसएससी एमटीएस में जो दिल्ली सल्तनत रही है, ठीक है ना, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक जो दिल्ली सल्तनत दोस्तों रही है, ठीक है, 1206 से जो स्टार्ट हुआ आपका 1526 तक चला, जब बाबर ने उसको इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, ठीक है ना। तो जो पूरा दिल्ली सल्तनत का एक स्टेज है, उससे हमेशा से ही एसएससी एमटीएस में एक प्रश्न पूछता है। तो अभी क्या पूछ लिया? खिलजी राजवंश दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का यहाँ पर क्या था? साम्राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी इसका एक प्रमुख शासक था। पद्मावत आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसके पहले दोस्तों गुलाम वंश था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बाद दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों पहला वहाँ का साम्राज्य बना, ठीक है ना, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसके बाद खिलजी राजवंश आया जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला, और उसी पे आपका प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोग दिल्ली सल्तनत को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इससे प्रश्न पूछता है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व, पुरातत्व मतलब कि जो चीजें जमीन में गड़ी हुई हैं उसको खोजना और उसके ऐतिहासिक महत्व को प्रकाशित करना कि इतिहास में यह कितना महत्वपूर्ण चीज रहा है, का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? वाटकल, मस्की, ब्रह्मगिरी? दोस्तों बुर्ज होम, ठीक है ना। बुर्ज होम में ऐसा देखा गया था कि जब व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, ठीक है ना। यह एक अंडरग्राउंडेड टाइप का घर होता है बुर्ज होम। तो यह जो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पाया गया है, यह पुरातात्विक यानी कि ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न आपका पूछता है। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या हो गया? बुर्ज होम हो गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनने के लिए लघु पूर्णांश व्याख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है प्रोटीन, अणु, न्यूट्रॉन या यौगिक। दोस्तों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्णांश व्याख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है। जैसे कि सी हो गया, यहाँ पे O हो गया, तो जब ये कंबाइंड करेगा तो CO2 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको बैलेंसी भी अपनी कंप्लीट करनी होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर यौगिक। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत में उद्दित होती है, यानी कि यह तिब्बत से निकलती है, सही बात है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, यह भी सही बात है। दोस्तों तिब्बत जो है वह चीन का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। यह दोस्तों गलत बात है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना। जो हिमालय इसके समानांतर पूर्व की ओर बहती है, यह ठीक बात है। तो जब हमसे गलत ही कथन पूछा है तो यह तीनों जो हैं इसको हम कट कर देंगे। यह हमारा तीसरा जो है वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10वें का आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को सन 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? कालबेलिया, चरी, गेर भवई? दोस्तों आपको पता होगा कालबेलिया एक प्रमुख नृत्य है जो कि राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। कहाँ होता है? यह राजस्थान में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो यह जो कालबेलिया है यह सन 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति, इसका मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खास चीज है। जैसे मैं बताऊं कोई कला हो गया, ठीक है ना, आपको कोई एक आर्ट आता है, जैसे आपको कालीन बड़ा अच्छा बनाना आता है तो उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाएगा। यह जो आर्ट है, यह जो आपका कालीन बनाने का आर्ट है, यह खत्म नहीं होना चाहिए, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी लोग इस तरीके का कालीन बना सकें। तो यह दोस्तों जो कालबेलिया एक नृत्य है, यह इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा नृत्य है कि सन 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में इसको शामिल किया गया, और यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है। इसे जो
एक सांप को पालने वाली जनजाति होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा यह प्रमुख रूप से किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 में आंसर कालबेलिया होगी। कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन, अपघटन, दोहरे विस्थापन या विस्थापन। दोस्तों यदि आप लोगों ने क्लास 9th एंड क्लास 9 या 10 में रासायनिक अभिक्रिया नामक चैप्टर है, यदि आपने उसको पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कुछ संयोजन अभिक्रिया होती है, आई थिंक ये कक्षा 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है। कुछ अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, दोहरा विस्थापन होती है, विस्थापन। संयोजन का मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि C+O2 यह कनेक्ट होकर CO2 हो गया, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है ना। यदि मैं CO2 को ब्रेक कर दूं C+O2 में, तो यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। दोहरा विस्थापन का मतलब दोस्तों HCl प्लस N2 NaSO4 हो गया, ठीक है ना, Na2SO4 इस तरीके का हो गया। यदि मैं इसको दोहरे विस्थापन करूं तो यहां पर NaH प्लस SO4Cl, ठीक है ना। कहने का मतलब कि एक इसका और एक इसका और एक इसका, यानी कि दोनों अलग अलग विस्थापित हो जाए, विस्थापन हो, दो विस्थापन हो, ठीक है, तो इसको दोहरा विस्थापन कहते हैं। जब एक ही का विस्थापन हो और एक सेम टू सेम आ जाए तो उसे सिर्फ विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की दोस्तों अभिक्रियाएं आप लोगों ने बेसिक रसायन विज्ञान में पढ़ी होंगी। तो हमारा मुद्दा अभी आपको अभिक्रिया पढ़ाना नहीं है, कोयले का जलना, ठीक है ना। यदि मैं C+O2 भी कर दूं तो यह CO2 हो जाएगा, कोयला बर्न कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 में आंसर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बहुत ही आसान है, शतरंज। जब आपकी जो प्रमुख गोटियां होती हैं वह दाव पे लगी होती हैं तो आदमी चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज में करता है। तो यह प्रश्न नंबर 13वें का आंसर हो जाएगा शतरंज। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? बोरा गुफाएं, उदावली गुफाएं, वराह गुफाएं या भीमबेटका गुफाएं। तो दोस्तों भारत में जो चूना पत्थर, ठीक है ना, इसकी जो गुफाएं हैं इसे बोरा गुफाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? बोरा गुफाएं। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है मिश्रित, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय। दोस्तों यदि मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहां पर जो मंदिर बनते हैं वह नागर शैली में बनते हैं, वह दोस्तों नागर शैली में मंदिर बनते हैं। यदि मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वह द्रविड़ शैली में बनते हैं। और दोस्तों जो मध्य के मंदिर हैं, ठीक है ना, वह वेसर शैली में बनते हैं, वह वेसर शैली में बनते हैं। तो आपसे नागर शैली दिया है यहाँ पे ना, आपसे नागर शैली दिया हुआ है। तो नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं यह उत्तर भारत, यानी कि इधर का क्षेत्र क्या कहते हैं? उत्तर भारत कहते हैं। यह इसको क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं, इसको दक्षिण भारत बोलते हैं। तो दोस्तों जो नागर शैली है, इस तरीके का जो मंदिर होता है वह उत्तर भारत में बनता है, जिसमें एक इस तरीके का कोना निकला होता है। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है धुराग्र, अचल, बाल और शाकिट। दोस्तों जो मानव के कंधे का जोड़ होता है बाल और शाकिट, यहां पर इससे जुड़ा होता है। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है, बाल और शाकिट का प्रश्न है। महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? ठीक है, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा या पूनम देवी। तो दोस्तों महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? ठीक है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत, अमाशय, पित्ताशय या बड़ी आंत। दोस्तों यह जीव विज्ञान का प्रश्न है और यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करने वाला छोटी आंत होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर छोटी आंत हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपको मैंने बार बार बताया है, ठीक है ना। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ,
उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। सरदार षोड़श सिंह की कमेटी थी, उन्होंने अनुशंसा किया कि भारतीयों के लिए कुछ कर्तव्य भी देने चाहिए। तो उसके अनुसार 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ, सरदार षोड़श सिंह कमेटी के द्वारा 10, सबसे पहले 10 दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के एज नागरिक तुम्हारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर सन 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, ठीक है ना, अपने बच्चों को पढ़ाना भी तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या देश में 11 है। और सबसे पहले मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के भाग नहीं थे, मूल संविधान के हिस्सा मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 1976 में सरदार षोड़श सिंह कमेटी के द्वारा इसको जोड़ा गया। उस समय 1976 में इसकी संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में यदि आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप 11 टिक करेंगे, क्योंकि सन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक का एक काल्पनिक चरित्र है। दोस्तों यह तो बड़ा अजीब सा ही प्रश्न है। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, शार्लोट वेब, माटिल्डा, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। तो जो बच्चे कॉमेडी वामेडी देखते होंगे उनको पता होगा कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक का एक काल्पनिक चरित्र है। जो बच्चा इस पुस्तक को पढ़ा होगा वही एसएससी एमटीएस का यह प्रश्न सॉल्व कर पाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्तों यह जो सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधि है, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? भाकन, सुंदरदास, दादू दयाल। दोस्तों चोखा मेला जो है वह महाराष्ट्र के एक क्या थे? संत थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? चोखा मेला। आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों यदि 600 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी है तो उसको पर्वत का नाम दे देते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 600 मीटर ऊंची यदि कोई खड़ी पहाड़ी है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यह पर्वत है। चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टू कानी को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन, जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन, या ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन। दोस्तों तिरुनामट्टू कानी, ठीक है ना, तिरुनामट्टू यह एक ऐसा वर्ड है जो कि तब प्रयोग किया जाता है जब कोई प्रमुख व्यक्ति जो है वह मंदिरों के लिए भूमि दान में देता है, ठीक है ना, तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? मंदिरों को भेंट की गई जमीन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? दोस्तों 1000 बार प्रश्न यहाँ आ चुका है, 352, और इसकी उद्घोषणा जो है वह कैबिनेट के परामर्श पे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया 1 से लेकर 25 तक हम लोगों ने PYQ यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको आते होंगे। दोस्तों जिस टॉपिक में आपको जवाब नहीं पता होगा प्लीज आप लोग उसको कंप्लीट करिए और MTS में अच्छा स्कोर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।